तो आप मैनुअली कर लेते हो, लेकिन 400 डिवाइस का आईपी अगर आप कॉन्फ़िगर करने जाओगे तो क्या होगा? टाइम टेकिंग होगा या नहीं होगा? टाइम लगेगा। अगर आपने मैनुअली गलत आईपी डाल दिया तो, यानी कि एरर आ गई, गलत आईपी डाला तो वो डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा गलती से आपने क्या कर दिया कि एक ही आईपी एड्रेस को दो जगह कॉन्फ़िगर कर दिया, दो डिवाइस पर, तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं रियल सिनेरियो में। तो ये आप समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी में जो आईपी डालने का काम है वो मैनुअली नहीं करा जाता है। मैनुअल आईपी बहुत रेयर है कि किसी डिवाइस में हम डालें, क्योंकि डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं और ये सारे चैलेंजेस हमें आते हैं। तो रियल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करते वो, तो फिर वो क्या करते हैं, तो इतनी सारी डिवाइसेस में मैनुअल आईपी डालने के अपने चैलेंजेस हैं। तो हर कंपनी क्या करेगी, एक सर्वर बना के रखेगी। मान लेते हैं ये एक सर्वर है और इसको कहा जाता है डीएचसीपी सर्वर, जिसे आप थोड़ी देर में बनाना सीखोगे। तो आपकी कंपनी में कोई ना कोई डीएचसीपी सर्वर चल रहा होगा। इसके अलावा आपकी कंपनी में कोई राउटर भी हो सकता है, यानी कि एक राउटर डीएचसीपी सर्वर का काम कर सकता है। तो दो में से कोई एक चीज तो जरूर होगी जो कि डीएचसीपी सर्वर बनी होगी। और डीएचसीपी सर्वर का काम क्या है, जैसे कि आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। डीएचसीपी सर्वर क्या करता है कि जितने भी पीसी होंगे आपकी कंपनी में, इन पीसी को वो क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें मैनुअल आईपी ना डाल के डीएचसीपी सर्वर अपने आप ही ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। डायनेमिक का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड कर देगा। तो हमें क्या बेनिफिट होगा डीएचसीपी सर्वर से, यानी कि आईपी डालने की जो मैनुअल प्रोसेस है वो हमें नहीं करनी पड़ी, हमारा समय बच गया, या नहीं। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में डीएचसीपी सर्वर चलता होता है, चाहे वो राउटर हो या कोई सर्वर हो, तो वो आईपी असाइन करता रहता है डिवाइसेस को, और मैनुअल आईपी डालने की जरूरत नहीं होती। पहली बात तो ये, तो ये मेन काम हो गया डीएचसीपी सर्वर का। उमंग अपनी लेट कमिंग डालिए। तो डीएचसीपी सर्वर का काम ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करना है क्लाइंट डिवाइसेस को। क्लाइंट डिवाइस मतलब, क्लाइंट डिवाइस समझ में आता है? आपके लैब सेटअप में विंडो 10 क्या है जो डोमेन में ज्वाइन कर रखा है आपने? एम्प्लॉय का पीसी है ना, तो वो एक क्लाइंट डिवाइस है। तो सभी पीसी में मैनुअल आईपी नहीं डाला जाता है, ऑटोमेटिक आईपी आ जाता है, किसके थ्रू, डीएचसीपी के थ्रू। डेफिनेशन यहीं तक रुकती नहीं है, डेफिनेशन और भी चीजें बताती है आपको। आईपी एड्रेस के अलावा डिवाइसेस को और क्या क्या दिया जाता है ये नीचे बताया गया है। यहाँ आईपी के अलावा और क्या चाहिए मशीनों को, सबनेट मास्क चाहिए, गेटवे चाहिए, प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर का आईपी चाहिए।
तो किसी भी मशीन में इंटरनेट लाने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और चारों चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। आईपी, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर। ये 4 चीज़ें चाहिए, तो मशीन में क्या आ जाएगा? इंटरनेट आ जाएगा। तो डेफ़िनेशन आपको ये बताती है कि डीएचसीपी टीसीपी/आईपी रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करा देता है, और मैनुअल आईपी डालने की ज़रूरत अब नहीं है। तो ये बेनिफिट है डीएचसीपी सर्वर का। अगर आप ध्यान से देखें अपने लैब सेटअप को, तो आपको समझ में आएगा कि हम मैनुअल आईपी क्यों डालते हैं। किसी को समझ में आया कि हम अपने लैब सेटअप में मैनुअल आईपी क्यों अब तक डाल रहे थे? गैस कर सकते हैं? एनी आइडिया? हम अपने लैब सेटअप में मैनुअल आईपी क्यों डालते हैं? किसी को नहीं पता? देखो, कंपनी में तो डीएचसीपी सर्वर चलता रहता है, हमारे पास कौन सा डीएचसीपी सर्वर है? इसलिए हम तो अपनी लैब में मैनुअल आईपी डाल के काम कर लेते हैं। लेकिन रियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? हमेशा क्या चलता रहेगा? डीएचसीपी सर्वर चलता रहेगा, तो वहां मैनुअल आईपी डालने की जरूरत ही नहीं। तो रियल सिनेरियो और अपने सिनेरियो में फर्क समझिए। हमें मैनुअल आईपी डाल के काम करना होता है क्योंकि हमारे पास परमानेंट कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं है, और रियल सिनेरियो में डीएचसीपी सर्वर होता है, जिस वजह से हमें आईपी डालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो सर्वर है जो आईपी दे रहा है, और दूसरा क्लाइंट डिवाइस है, कोई विंडो 10 का मशीन है। तो ये कौन सी मशीन है? लेट्स से ये विंडो 10 है। तो विंडो 10 को आईपी चाहिए डीएचसीपी से। तो विंडो 10 क्या है? विंडो 10 को हम कह सकते हैं डीएचसीपी क्लाइंट डिवाइस। तो जिसे आईपी चाहिए वो डीएचसीपी क्लाइंट है, और जो आईपी दे रहा है उसे क्या कहते हैं? डीएचसीपी सर्वर कहते हैं, जो एक राउटर भी हो सकता है और विंडोज का सर्वर भी हो सकता है। तो डीएचसीपी सर्वर एक पोर्ट नंबर यूज करता है, नोट कर लीजिए, 67। और डीएचसीपी क्लाइंट एक पोर्ट नंबर यूज करता है जिसका नाम है 68। तो क्लाइंट 68 पोर्ट पर काम करता है। पोर्ट नंबर नोट कर लीजिए। तो आपसे कोई पूछे कि डीएचसीपी का पोर्ट क्या होता है, तो सर्वर का पोर्ट होता है 67 और क्लाइंट का, डीएचसीपी क्लाइंट का पोर्ट होता है 68। तो दोनों अलग अलग पोर्ट पर काम करते हैं। अगली चीज ये है कि हमें ये समझना है कि आईपी कैसे असाइन होता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या क्या बातचीत होती है। तो 4 लाइनें मैं लिखने जा रहा हूं अभी, जिसमें ये लाइनें आपको बता देंगी कि सर्वर किसी क्लाइंट को, किसी डिवाइस को आईपी कैसे दे पाता है, कौन कौन से मैसेजेस दोनों के बीच में एक्सचेंज होते हैं। तो आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा, पोर्ट नंबर और डेफिनेशन।
तो एक तो है डीएचसीपी सर्वर और दूसरा है डीएचसीपी क्लाइंट जिसे आईपी चाहिए। दोनों के बीच में कौन कौन से मैसेज एक्सचेंज होंगे, ये क्या भेजेगा इसको और ये इसको क्या बताएगा, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो आइए ध्यान से समझिए कि सर्वर आईपी देना चाहता है और आईपी चाहिए क्लाइंट डिवाइस को, यानी कि आपकी विंडो 10 मशीन को आईपी चाहिए ऑटोमेटिकली। तो पहले नोट कर लेते हैं और फिर बाद में समझ लेंगे। ये 4 लाइनें नोट कर लीजिए। ये 4 लाइनों का मतलब है डोरा प्रोसेस। तो पहले नोट कर लीजिए फिर समझते हैं।
हाँ जी, नोट कर लिया। हाँ सर। तो सर्वर का काम है आईपी देना और क्लाइंट का काम है आईपी रिसीव करना। तो पहली लाइन को ध्यान से देखिए। डीएचसीपी क्लाइंट डिवाइस यानी कि आपकी जो विंडो 10 मशीन है, आपके कंपनी की जो एम्प्लॉय की मशीन है, उसे चाहिए आईपी। तो जैसे ही आप किसी मशीन को डीएचसीपी मोड में डालते हो, तो वो मशीन एक मैसेज सेंड करती है। उस मैसेज का नाम है डिस्कवर मैसेज, और वो एक तरह का ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है? ब्रॉडकास्ट का मतलब है वन टू ऑल, यानी कि डीएचसीपी क्लाइंट एक डिस्कवर मैसेज भेजती है जो पूरे नेटवर्क को डिलीवर होता है, हर नेटवर्क की हर डिवाइस को डिलीवर होगा। लेकिन उसका रिस्पॉन्स कौन देगा? मैसेज तो वो सबके पास जा रहा है। अब सब तो डीएचसीपी सर्वर नहीं होते, तो कौन रेस्पॉन्ड करेगा? केवल डीएचसीपी सर्वर रेस्पॉन्ड करेगा। डीएचसीपी सर्वर को जब ये मैसेज मिल जाएगा, तो बाकी डिवाइस को भी मिला है लेकिन वो कुछ नहीं करेंगी डिवाइस। कौन करेगा? सिर्फ डीएचसीपी सर्वर। तो डीएचसीपी सर्वर को जैसे ही ये मैसेज मिलेगा, वो समझ जाएगा कि भाई किसी को आईपी चाहिए, किसी मशीन कोई आईपी मांग रही है हमसे। तो सर्वर एक दूसरा मैसेज भेजेगा जिसका नाम है ऑफर मैसेज। तो डीएचसीपी सर्वर कहता है कि मैं एक डीएचसीपी सर्वर हूं और मैं आपको एक आईपी एड्रेस ऑफर कर सकता हूं। तो ये मैसेज मिल जाएगा क्लाइंट को। अब क्लाइंट भी समझ जाएगा कि ये मैसेज जो है किसी डीएचसीपी सर्वर ने मुझे भेजा है जो मुझे एक आईपी एड्रेस ऑफर कर रहा है। अब डीएचसीपी क्लाइंट एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजेगा डीएचसीपी सर्वर को कि कृपया करके आप मुझे आईपी असाइन कर दीजिए। तो रिक्वेस्ट मैसेज कौन भेजता है? क्लाइंट भेजता है कि अगर आप डीएचसीपी सर्वर हो तो मुझे आईपी दे दीजिए। जैसे ये मैसेज सर्वर को मिलेगा, तो सर्वर आईपी असाइन कर देगा क्लाइंट को और एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा, मैसेज भेजेगा क्लाइंट को कि मैंने ये आईपी आपको दे दिया है और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ये आईपी मैं आपको दे रहा हूँ, और अपने डाटाबेस में भी लिख लेगा वो आईपी कि ये आईपी मैंने इस क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिया है। तो इन 4 लाइनों का मतलब है डोरा प्रोसेस। तो इसलिए मैंने इन चारों वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है। तो DORA। तो इंटरव्यू में आपसे ये प्रोसेस पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज डीएचसीपी, दूसरा पोर्ट नंबर बताइए, तीसरा डोरा प्रोसेस क्या होता है। तो ये प्रोसेस आपको बताती है कि सर्वर किसी क्लाइंट को आईपी कैसे दे पाता है, कौन कौन से मैसेज इन दोनों डिवाइस के बीच में एक्सचेंज होते हैं। ये मतलब होता है डोरा प्रोसेस। तो थोड़ी देर में हम डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे।
और जब हम लैब कर रहे होंगे तो उस समय कुछ टर्म्स आएंगे जिनकी डेफिनेशन हम उसी समय लिखेंगे। तो लैब के दौरान कई सारी डेफिनेशन आने वाली हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हमारा टारगेट क्या है आज का? जो सबसे ऊपर मैंने पहली बार लिखा था हेडिंग, वो है कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर। तो अब हमें ये सीखना है कि डीएचसीपी सर्वर कैसे बनाया जाता है, फिर हम उसे टेस्ट करेंगे। तो अगला काम हमारा क्या है? तो अब ये लैब के स्टेप आप लिखने जा रहे हो, कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर। तो ये लैब आप कौन सी मशीन पे करोगे? आपके पास पहले से एक डीसी चल रहा है और वही डीएनएस सर्वर भी होता है, उसी को आप आज क्या बना दोगे? डीएचसीपी सर्वर बना दोगे। तो यानी कि डीएचसीपी सर्वर आप किसे बनाने जा रहे हो? डीसी को। तो ध्यान से देखिए और स्टेप्स नोट करिए, और बीच बीच में आपको डेफिनेशन भी नोट करनी है। लिखिए, स्टार्ट मेनू, सर्वर मैनेजर। तो कौन सी मशीन पे लॉगिन करना है? डीसी पर लॉगिन करना है आपको। सर्वर मैनेजर ओपन करना है और ऑप्शन देखिए सामने, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। तो जैसे ही आप ऐड रोल फीचर पे क्लिक करेंगे तो आपको कितनी बार नेक्स्ट करना है? 3 बार नेक्स्ट करना है। 3 टाइम नेक्स्ट। तो ये रोल का पेज आ गया। अब इसमें हमें कौन सा चेक लगाना है, ध्यान से देखिए। चेक का नाम नोट करिए, डीएचसीपी सर्वर का चेक लगाना है आपको। तो डीएचसीपी सर्वर का चेक लगा दिया।
जैसे ही आप चेक लगाएंगे तो एक बटन आएगा ऐड फीचर्स। ऐड फीचर्स पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो ऐड फीचर पे क्लिक किया और नेक्स्ट करेंगे। कितनी बार नेक्स्ट करेंगे अभी बताते हैं आपको। एक बार नेक्स्ट, दो बार नेक्स्ट, तीन बार नेक्स्ट। तो फिर से तीन बार नेक्स्ट करना है आपको। और कौन से बटन पे क्लिक करना है? इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से ये रोल इंस्टॉल हो जाता है। तो थोड़ा वेट करिए, अभी रोल इंस्टॉल हो रहा है।
देखो जैसे ये रोल इंस्टॉल होता है, एक लाइन हाईलाइट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसमें कोई ब्लू कलर की एक लाइन हाईलाइट हो जाती है, तो फिर हमें उस लाइन पर क्लिक करना होता है। तो थोड़ी देर में एक लाइन आपको नजर आएगी। ठीक है, नजर आई आपको लाइन? ये रही वो लाइन। आगे लिखिए, क्लिक ऑन कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो इस लाइन पे क्लिक करेंगे, तो एक नया विजार्ड जो है शुरू हो जाएगा, और उस विजार्ड में नेक्स्ट करेंगे, और एक बटन है, उस बटन का नाम है कॉमिट, COMMIT। तो नेक्स्ट करने के बाद कॉमिट बटन पर क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो यहाँ काम पूरा हो गया। अब आप इस विजार्ड को क्लोज कर सकते हैं, तो इसको क्लोज कर देते हैं। और टूल्स में जाके एक ऑप्शन ऐड हो गया है, तो सर्वर मैनेजर में टूल्स आता है, और टूल्स में देखो एक ऑप्शन ऐड हो गया है, इसका नाम है DHCP। तो यहाँ से आप DHCP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो टूल्स, और टूल्स के बाद DHCP। तो ये आपका DHCP मैनेजर आ गया है। अब इसमें हम काम करेंगे। अब इस टूल को दो तरीके से ओपन करा जा सकता है। एक तरीका तो आपको बता दिया गया है, एक और तरीका बताते हैं। इस टूल को ओपन करने का एक दूसरा तरीका भी है। एक कमांड आप रन में डाल सकते हैं। तो इस कमांड के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सेम टूल ओपन हो गया है। अब इस सर्वर को ओपन करेंगे तो दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, वर्जन 4 और वर्जन 6। तो अगले स्टेप नोट करिए, आपको IPv4 सेलेक्ट करना है। IPv4, उस पर राइट क्लिक करना है, और ऑप्शन आता है न्यू स्कोप।
ठीक है, न्यू स्कोप। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आ जाती है, तो स्कोप की डेफिनेशन नोट करिए। तो लैब के बीच बीच में डेफिनेशन आएंगी। स्कोप की डेफिनेशन नोट करिए। तो स्कोप क्या होता है? देखो, डीएससीपी आईपी प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को। अब डीएससीपी को ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा आईपी देना है, कहाँ तक देना है, कौन सी रेंज के अंदर से देना है? तो आप एक रेंज प्रोवाइड करेंगे और डीएससीपी सर्वर को बताएंगे कि तुम्हें इस रेंज के अंदर से आईपी देना है क्लाइंट को। इसी रेंज को क्या कहा जाता है? स्कोप कहा जाता है। तो थोड़ी देर में ये रेंज हम डालने वाले हैं। तो विजार्ड में नेक्स्ट करेंगे और कहता है स्कोप का नाम बताओ। तो स्कोप का नाम मैंने रखा है स्कोप 1। स्कोप का नाम डिसाइड करके स्कोप 1 दे दिया और नेक्स्ट कर दिया। ये देखो, ये रेंज मांगने लगा आपसे। इसी रेंज को क्या कहा जाता है? स्कोप कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ अपने मन से रेंज नहीं डालनी होती है। आइए बताते हैं कि रेंज कैसे डलती है। सीएमडी में जाइए और पहले सर्वर का आईपी चेक करिए। ये रे मेरे डीसी का आईपी एड्रेस। यहाँ से रेंज डिफाइन हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि ये कौन बता सकता है ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? सी क्लास। सी क्लास। सी क्लास, बिल्कुल सही बताया आपने, सी क्लास का आईपी एड्रेस है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सी क्लास में टोटल आईपी कितने होते हैं? कितने आईपी प्रोवाइड करती है सी क्लास? 255 254 सर। 254। 254। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो पहले 3 ऑक्टेट तो नेटवर्क के हैं तो कॉमन रहेंगे। तो अगर हम रेंज डिसाइड करना चाहें, ये नेटवर्क आपको कौन सी रेंज दे रहा है? ये आईपी मैंने अभी देखा है ना, डीसी का।
तो कौन बता सकता है कि इस रेंज का पहला आईपी क्या होगा? गैस करिए। सर 190.168.29.1। देखो, काउंटिंग तो हम सबको आती है। ऐसा। अगर हम जीरो से शुरू करेंगे तो वो तो नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, तो ये तो आईपी नहीं हुआ, ये तो नेटवर्क एड्रेस हो गया। तो पहला आईपी क्या है? 1। और अभी आपने बताया कि टोटल आईपी कितने हो सकते हैं, 254। तो ये रेंज आ गई नहीं आ गई? लेकिन इस रेंज को आप अभी डाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये राउटर का आईपी एड्रेस है। राउटर का आईपी किसी और को नहीं दे सकते आप, तो 1 आईपी आप नहीं दे पाएंगे किसी को भी। तो फिर अपनी रेंज हम कहाँ से शुरू कर लें? 2 से कर लें। नोट कर लीजिए, जो रेंज में वहां डालने वाला हूँ वो ये है, ये रेंज डालनी है। तो इस तरह से रेंज का पता लगता है। तो डीएचसीपी सर्वर 2 आईपी से लेके 254 आईपी, कोई भी आईपी दे सकता है क्लाइंट को। तो बस इस रेंज को वहां डाल दीजिए। ठीक है, नीचे मास्क आ रही है तो नीचे कोई चेंज नहीं करना आपको, बस रेंज डाल के आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट करना है। तो ये रेंज नोट कर लीजिए, ये रेंज डालनी है आपको। अब अगले स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है आपसे? अगले स्क्रीन पे पूछ रहा है एक्सक्लूजन रेंज। अभी एक्सक्लूजन रेंज क्या होती है? आइए समझाते हैं एक्सक्लूजन रेंज क्या होती है। एक्सक्लूजन रेंज इसी के अंदर से डिफाइन होती है। तो मैं एक्सक्लूजन रेंज में क्या डालने वाला हूँ दिखाते हैं आपको। तो ये रेंज में डालने वाला हूँ, तो इस रेंज का मतलब समझ लीजिए। इस रेंज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सक्लूजन रेंज। तो ये रेंज डिफाइन करना क्यों जरूरी होता है, आइए समझते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा यही रेंज डाली जाएगी, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मान लिया आपकी कंपनी में कोई सर्वर है, आपकी कंपनी में कोई राउटर है, और उसके आईपी एड्रेस पहले से ही चल रहे हैं ये।
तो आप मुझे बताओ कि अगर पहले से मेरे पास एक सर्वर चल रहा है और राउटर भी है, और कई सारे राउटर हो सकते हैं, कई सारे सर्वर हो सकते हैं, उन पर पहले से ही आईपी चल रहे हैं, और कहाँ तक चल रहे हैं? 2 से लेके 25 तक चल रहे हैं। तो आपके पास 24 ऐसी डिवाइस हैं जिनके आईपी मैनुअल डाले गए हैं, और पहले से ही वो आईपी यूज में है। तो डीएससीपी सर्वर को बताना पड़ेगा ना कि भाई ये आईपी तुम किसी और को मत देना। सोचिए, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि 2 से लेके 25 तक के आईपी एड्रेस पहले से ही यूज में हैं, मैनुअली डाल दिए गए हैं। कौन कौन सी डिवाइस पर? सर्वर पे, राउटर पे, फायरवॉल पे। तो ऐसे 24 डिवाइस आपके पास हैं। तो डीएससीपी को ये बताना पड़ता है कि एक्सक्लूजन रेंज वाले आईपी तुम किसी को मत देना। इसी को कहा गया एक्सक्लूजन रेंज। अच्छा ये बताओ, अगर ये एक्सक्लूजन रेंज हम ना बताएं तो क्या होगा? समझ में आता है किसी को? सर डीएचसीपी ये रेंज, इस रेंज के भी बताइए, कोई एक एक बताइए जिसको समझ में आया। देखो, ये आईपी पहले से चल रहे हैं। अगर यही आईपी हमने क्लाइंट को दे दिए तो कन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? भाई, जो मोबाइल नंबर आपको दे दिया गया है, अगर वही नंबर एयरटेल किसी और को प्रोवाइड कर दे तो क्या होगा? हम्म? एक नंबर के 2 मोबाइल थोड़े चल सकते हैं किसी देश में। तो इसीलिए एक्सक्लूजन रेंज बताई जाती है डीएससीपी को कि भाई ये आईपी तुम किसी को मत देना। ठीक है? तो पहला आईपी कौन सा प्रोवाइड करेगा डीएससीपी, कौन बता सकता है? क्लाइंट को पहला आईपी कौन प्रोवाइड कर सकता है? कौन सा आईपी दिया जाएगा? 26 सर। बिल्कुल सही बताया आपने। 26। 26 से आईपी शुरू किया जाएगा। चलिए, तो मेरे एक्सक्लूजन रेंज यहाँ डाल देता हूँ। ध्यान रखना, सिर्फ आईपी डालना नहीं है, ऐड के बटन पर क्लिक करना होता है। ऐड, तब जाके आएगी एक्सक्लूजन रेंज डल पाएगी। ठीक है? तो इस तरह से ये आईपी मना कर दिएंगे, भैया ये आईपी तुम मत देना, और तुम अपना आईपी के पे कहाँ से स्टार्ट करना, 26 से स्टार्ट कर लेना। ठीक है? ये मतलब है। नेक्स्ट करेंगे। आगे आ गया एक और टर्म आ गया, लीज ड्यूरेशन। तो आइए इसको समझाते हैं। एक और डेफिनेशन आ गई है। लीज ड्यूरेशन, कई बार बोला जाता है लीज टाइम। इसकी डेफिनेशन नोट करिए। अब समझिए लीज ड्यूरेशन किसे कहते हैं।
देखो सर्वर आईपी दे रहा है और क्लाइंट ले रहा है। अब वो क्लाइंट इस आईपी को हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकता। जिस तरह से आप समझिए कि आप कोई रूम किराए पे लेते हैं, मान लिया 1 साल का एग्रीमेंट करा दिया आपने, तो वो हो गया लीज टाइम। तो जिस तरह से रूम आप रेंट पे लेते हैं वो लीज टाइम हो गया, उसी तरह से डीएससीपी लीज पर आईपी देता है। अब ये ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? ये दिन और घंटे और मिनट में हो सकती है। कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट आप आईपी देना चाहते हैं। तो जो भी डायनेमिक आईपी क्लाइंट को दिया जाएगा वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए दिया जाएगा। इसी को कहते हैं लीज ड्यूरेशन या लीज टाइम। तो विजार्ड में क्या कह रहा है आपको, ये देखो यहाँ क्या लिखा, 8 दिन। अगर आपको लगता है भी 8 दिन नहीं, हमें तो 8 घंटे के लिए आईपी देना है, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, दिन का भी है, घंटे का भी ऑप्शन है और मिनट का भी ऑप्शन है। तो मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझना है कि आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी दिन का टाइम सेट कर सकते हैं, आवर्स का कर सकते हैं और मिनट का कर सकते हैं। तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस नेक्स्ट कर लेते हैं। कहता है कि क्या आप कोई और ऑप्शन कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं? तो हमें हाँ और भी ऑप्शन कॉन्फ़िगर करने हैं, तो यस पे ही रहेंगे, नेक्स्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ध्यान से पढ़ लीजिए क्या मांग रहा है आपसे। कहता है आपकी कंपनी में राउटर का आईपी बताइए। तो हमें कैसे पता लगेगा हमारी कंपनी में राउटर का कौन सा आईपी है? आपकी मेन मशीन आपको बता देगी कि राउटर का कौन सा आईपी चल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। अपनी मेन मशीन में जाइए और सीएमडी में जाइए और कमांड डालिए IP config /all। अपना मेन अडेप्टर देखिए, ये देखो मेरा मेन अडेप्टर कौन सा है? वायरलेस लैन, क्योंकि मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट हूँ। तो ये रहा मेरा IP एड्रेस। तो हमें कौन सा IP देखना है? राउटर का, ठीक है। तो राउटर का IP हमें कहाँ से मिलेगा? तो ध्यान रखिए, जो राउटर का IP एड्रेस है होता है उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो जो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे में होगा IP एड्रेस वो मिल जाएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये रहा डिफ़ॉल्ट गेटवे और कौन सा IP लिखा हुआ है? नज़र आया आपको? तो इस राउटर के थ्रू जुड़ा हूँ मैं, इंटरनेट के थ्रू। तो ये मेरे राउटर का IP हो गया। तो यही IP मांग रहा है आपको वहाँ पे। तो आपकी मेन मशीन बता देगी आपको, ये रही मेन मशीन ने बता दिया। तो इसी IP को कहाँ डालना है आपको? यहाँ डालना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर का IP। तो मेरे केस में क्या है, ये 192.168.29.1
और ध्यान रहे ऐड पर क्लिक करना मत भूलना, ऐड, तब जाए एंटर होगा ये। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन और आ जाता है कि व्हाट इज डिफॉल्ट गेटवे। तो आपसे कोई पूछे कि डिफॉल्ट गेटवे क्या है, मशीन में डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक डेफिनेशन और नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सुपर स्कोप हम अपनी लैब में नहीं बनाएंगे, बस डेफिनेशन आपको नोट करा रहे हैं, नोट कर लीजिए। सुपर स्कोप का क्या मतलब है कि अगर आप कई सारे स्कोप बनाते हैं तो उन सारे स्कोप को आप एक ग्रुप में डाल सकते हो, तो वो कंबाइन हो जाएंगे, और उस स्कोप को कहते हैं सुपर स्कोप। तो सुपर स्कोप कई सारे स्कोप का एक ग्रुप है, लॉजिकल ग्रुप है। ठीक है, नोट कर लिया। आइए अपने लैब पर वापस पहुंचते हैं। तो ये राउटर का आईपी हमने डाल दिया था, नेक्स्ट कर लेते हैं। अगली स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखिए। अपने आप ही ये दो चीजों को डिटेक्ट करके बैठा हुआ है। पहला कौन सा, किस चीज को डिटेक्ट किया हुआ है इसने? डोमेन को डिटेक्ट करके बैठा हुआ है। और दूसरा कौन सा आईपी डिटेक्ट करके बैठा हुआ है? डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस डिटेक्ट करके बैठा हुआ है, क्योंकि जिस सर्वर पे आप काम कर रहे हो वो एक डीसी है। तो इसने खुद ही देख लिया है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं आपको। तो इस स्क्रीन पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करते हैं हम। विन सर्वर बहुत पुराने समय में यूज होते थे, अब यूज नहीं होते हैं। तो विन सर्वर के केस में आपको कुछ नहीं करना है, इग्नोर करिए इसको, नेक्स्ट करिए। आखिरी लाइन कहता है कि क्या मैं इस स्कोप को एक्टिवेट कर दूं? तो हाँ कर दो, तभी तो हम लैब टेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट और फिनिश। तो इस तरह से आपने ये स्कोप बना लिया है, जिसमें एड्रेस पूल आ रही है, ये आईपी आ रहे हैं, और एक्सक्लूजन रेंज भी आ रही है। अगर इस डीएचसीपी सर्वर ने किसी को आईपी दिया तो पता कहाँ जाएगा वो आईपी? एड्रेस लीजेस में आ जाएगा, यहाँ वो आईपी नजर आ जाएगा, एड्रेस लीजेस में। तो अभी अभी हमने डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर कर लिया है, और
अगला काम हमारा है इसको टेस्ट करना। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो हमारा सर्वर रेडी हो चुका है और हम चाहते हैं कि इसको टेस्ट करा जाए। तो इसके लिए आपको दूसरी मशीन पे जाना होगा। ये रही दूसरी मशीन, यानी कि विंडो 10 मशीन पे जाना होगा आपको। और गैस कर सकते हैं कि विंडो 10 में क्या काम करना होगा आपको ताकि हम टेस्ट कर पाए। यानी गैस जो आईपी असाइन हमने मैनुअल किया था उसको ऑटोमेटिक करना होगा। बिल्कुल सही बताया आपने, तभी तो आईपी लेगा ये डीएससीपी से। यानी कि विंडो 10 के एनआईसी को किस मोड में डाल देना होगा? डीएससीपी मोड में डालना देना होगा, तो आईपी ले लेगा और हम टेस्ट कर लेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे आपको एक चैलेंज आ सकता है, बताते हैं आपको क्या चैलेंज आ सकता है। अब मैं अपनी दूसरी मशीन ऑन कर रहा हूँ, जो मशीन हमने कल ही यूज़ करी थी, जो कि डोमेन में ज्वाइंट है। तो अब ध्यान दीजिए, ये वो वाली मशीन है जो कल हम यूज कर रहे थे, डोमेन ज्वाइन वाली, बॉब यूजर वाली। तो अब ध्यान से समझिए। ये रही वाली बॉब वाली मशीन। तो बॉब एक डोमेन यूजर है। आइए देखें कि क्या वो डीएससीपी मोड में डाल सकता है इस मशीन को। आइए चेक करते हैं। तो ये आ गया एनआईसी। एनआईसी की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये देखिए, समझते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स क्यों आया है। बॉब को एनआईसी की प्रॉपर्टीज में जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो एक डोमेन यूजर है, वो एडमिन थोड़ा ही है। तो दो तरीके से काम हो सकता है यहाँ पे। या तो देखो, रियल सिनेरियो में तो यहाँ बॉब कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे एडमिन का पासवर्ड पता ही नहीं होगा। समझिए बात को। लेकिन यहाँ तो हम ही एडमिन है ना, हम ही बॉब हैं, हम ही एडमिन है। तो यहाँ तो हम शॉर्टकट मार सकते हैं, क्योंकि हमें एडमिन का पासवर्ड पता है। तो आपको दोनों ऑप्शन में बता रहा हूँ कि यहाँ शॉर्टकट कैसे मार सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ एडमिन का पासवर्ड डाल दूँ तो नजर आ रहा है क्या डाल रहा हूँ मैं अब? administrator@team.com और उसका पासवर्ड यस। खुल गई प्रॉपर्टीज।
ये आ गया IP वर्जन 4, ये रहा मैनुअल IP एड्रेस। इसको आपको क्या कर देना है, ऑटोमेटिकली एंड ऑटोमेटिकली। ध्यान से देखिए, ये है DHCP मोड। तो यहाँ तो मैं अपनी लैब इस तरह से करके निकल सकता हूँ, लेकिन रियल सिनेरियो में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, रियल सिनेरियो में आप एडमिन का पासवर्ड डाल ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं होगा। तो एक तरीका तो ये है, ओके एंड क्लोज। तो ये हो गया शॉर्ट तरीका। आइए पहले अपनी लैब को टेस्ट कर सकते हैं। स्टेटस में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, और ये देखिए पहला IP क्या मिल गया इसको, 26 मिला, नहीं मिला। अब समझ में आता है एक्सक्लूजन रेंज के बाद 26 क्यों देगा ये, क्योंकि 25 तक तो हमने इसे रोक दिया था। ये बात कहाँ से साबित होगी कि ये वाला IP इसने हमारे DHCP सर्वर से लिया हुआ है? ये कहाँ से साबित होता है? IP से साबित नहीं होता, इस लाइन से साबित होता है। कौन है इसका DHCP सर्वर? 100। तो आपको बताना पड़ेगा कि 100 कौन है। क्यों भाई, कौन है 100? मेरा DC है या नहीं है? तो ये साबित होता है कि मेरे DHCP सर्वर ने इसने IP उठाया है, और पहला IP उठाया 26। होगी लैब सक्सेस आपकी। तो इतनी बात समझ में आती है? यस सर। तो यहाँ हमने एक शॉर्टकट ले लिया है, एडमिन का पासवर्ड डाल के NIC की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर दिया है। लेकिन अब आपको एक चीज़ और सीखनी है, अगर हमें एडमिन का पासवर्ड पता ना होता तो हम क्या करते? क्योंकि बॉब तो कर नहीं सकता इस काम को। तो गैस करो कि हम कौन से यूजर से लॉगिन करें कि हम इस काम को कर पाए। सर डेस्कटॉप यूजर। डेस्कटॉप यूजर कौन सा होता है? सर अदर यूजर से। देखो आपको याद दिलाऊं, कई बार आप उस जर्नी को ही भूल जाते हो जहां से आपने शुरुआत करी थी। ये देखो, ये कौन है यूजर, याद आया आपको या भूल गए इस यूजर को? ये यूजर याद आया? कौन है ये यूजर? एडमिन। कब बनता है यूजर? ये यूजर का नाम आपने कब दिया था, याद करिए। विंडो इंस्टॉल की थी सर। तो याद आ गया, ये लोकल एडमिन है आपका। तो इस लोकल एडमिन से लॉगिन करना है, और लॉगिन कैसे करेंगे? सबसे पहले कमांड डालेंगे लॉग ऑफ, और बॉब के बजाय किससे लॉगिन करेंगे? एडमिन से। अब एडमिन तो कुछ भी कर सकता है, तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए। तो अदर यूजर पे जाएंगे, और ध्यान रखना है एडमिन मत लिख देना, नोट करिए। विंडो 10 मशीन पर कैसे लॉगिन करते हैं लोकल एडमिन से, ध्यान से नोट करिए। यहाँ लिख रहा हूँ,
पासवर्ड तो याद ही होगा। ये नोट करिए ध्यान से, उल्टे स्लैश मत लगा देना। कौन सा स्लैश है ये? सर ये डॉट भी है क्या इसके आगे सर? हाँ जी बिल्कुल है। तरीका नोट किया? यस सर। इस तरह से लॉगिन कर पाएंगे आप। देखिए, तो अदर यूजर ./admin और पासवर्ड तो आपको पता ही है। अब जो मर्जी कर लो आप। अब यहाँ लॉगिन करके आप इसे DHCP मोड में डाल सकते हो। ठीक है जी। तो लैब तो हमारी सक्सेस हो गई है, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं, उसको देख लेते हैं। अब एक ऑप्शन और नोट करिए, ये नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, रिजर्वेशन। एक और नई डेफिनेशन आ गई है, और डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। तो एक नया टर्म आ गया है, एक वर्ड और बीच में डाल दीजिए, ऑलवेज। अब इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। देखिए, क्लाइंट को कोई सा भी आईपी मिल सकता है, यानी कि DHCP जब आईपी देता है ना, तो वो कोई सा भी आईपी असाइन कर सकता है। यानी कि जो DHCP के आईपी होते हैं किसी क्लाइंट को, वो सेम नहीं रहते का हमेशा। अब मान लिया आपकी कंपनी में ये एक सर्वर है, ये कोई सा भी सर्वर हो सकता है, ये फाइल सर्वर हो सकता है, ये कोई मैनेजर का पीसी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई सर्वर ओएस हो सकता है, या फिर विंडो 10 हो सकता है, यानी कि इसे आईपी चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि DHCP जब भी इस मशीन को आईपी देना,
वो कभी ना बदले, वो हमेशा सेम ही रहे। इसी को कहा जाता है रिजर्वेशन। तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि इसे जब भी आईपी मिले, मान लिया हमने एक तय कर लिया कि भी इसको जो है ये वाला आईपी मिलेगा हमेशा, इसके अलावा कोई आईपी से नहीं मिलेगा इस मशीन को। तो डीएचसीपी सर्वर इस मशीन को पहचानेगा कैसे कि भाई मुझे जो है उसे उसे आपको ये बताना है डीएचसीपी सर्वर को कि भाई तुम इस मशीन को इसके अलावा कोई और आईपी प्रोवाइड नहीं करोगे। तो बताओ कैसे पहचाना जाएगा, ये मशीन कैसे पहचानी जाएगी? एनी आइडिया? डीएचसीपी सर्वर इस मशीन की पहचान कैसे करेगा? ऐसा इसमें क्या यूनिक है? मैक एड्रेस। बिल्कुल सही बताया आपने। इस मशीन की एनआईसी का मैक एड्रेस यूनिक होता है, तो मैक के थ्रू पहचान लेगा इस मशीन को और हमेशा ही सेम आईपी दे देगा। इसी को कहा गया रिजर्वेशन। अब ये काम कैसे किया जाता है आइए देखें। देखो रिजर्वेशन पे राइट क्लिक करोगे, एक ऑप्शन आएगा न्यू रिजर्वेशन। ठीक है, तो न्यू रिजर्वेशन। अब बस एक छोटा सा फॉर्म भरना है आपको। कहता नाम बताओ। अब मान लिया किस मशीन का आप आईपी रिजर्व करना चाहते हैं, वो एक तरह का फाइल सर्वर है, तो नाम क्या रख दिया मैंने, फाइल सर्वर। अगर वो मैनेजर पीसी है, अकाउंट मैनेजर पीसी है, तो मैं नाम लिख दूंगा अकाउंट मैनेजर पीसी, तो मुझे याद रहेगा कि भाई इस पीसी को मैंने आईपी रिजर्व किया था। तो जो नाम लिखना है वो लिखिए और आईपी एड्रेस कौन सा डालना है आपको, 222 डाल दीजिए। और नीचे क्या डालना है, किसका ऑप्शन आ रहा है, मैक एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है ना। तो आपको फाइल सर्वर के एनआईसी का मैक एड्रेस कॉपी में नोट करके लाना है और यहाँ लिख देना है, और लिखने के बाद कौन से बटन पे क्लिक करना है, ऐड, और बस हो गया रिजर्वेशन। इतना ही करना होता। तो इस तरीके से हम किसी भी मशीन का आईपी रिजर्व रख सकते हैं, उस मशीन का आईपी फिर कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। इस तरह से रिजर्व किया जाता है। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। अब जो बच्चे लैब में बैठे हुए हैं उनके लिए एक छोटा सा टिप देता हूं आपको, और ध्यान से समझिए। लैब में मान लिया 4 बच्चे जो है या 4 या 5 ग्रुप जो हैं इस लैब को एक समय पे कर रहे हैं, तो एक ही लैब दूसरे से कन्फ्लिक्ट हो सकती है। कैसे? भाई सबकी रेंज सेम है और मान लिया मैंने टेस्टिंग करी और मेरे से आईपी ना उठा के किसी और के बच्चे के डीएचसीपी से उसने कांटेक्ट कर लिया या नहीं, आप रोक लोगे उसको, विंडो 10 को? बताओ मुझे। तो मेरे ही विंडो 10 मशीन हो सकता है मेरे डीएचसीपी से आईपी ना लेके दूसरे से ले ले, ये वाला इशू आएगा आपको लैब में। तो इसका क्या सोल्यूशन है, आइए सोल्यूशन बताते हैं आपको। सोल्यूशन ये है कि सब लोग लैब कर लो लेकिन टेस्ट मत करो, एक बच्चा एक टाइम पे टेस्ट करे। तो मान लिया 4 बच्चे लैब को टेस्ट करना चाहते हैं, तो 3 बच्चों को स्कोप पे जाके राइट क्लिक करना होगा और क्या करना होगा, डीएक्टिवेट।
तो केवल एक बच्चे का स्कोप ही एक्टिवेट रहेगा और वो अपनी लैब टेस्ट कर पाएगा, पहली चीज। फिर जब वो लैब कर ले तो वो बच्चा डीएक्टिवेट कर ले और अगला बच्चा एक्टिवेट कर ले। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है कि लैब में एक समय पर एक ही डीएचसीपी सर्वर होना चाहिए, ठीक। अगर नहीं करोगे, ये बात नहीं मानोगे, तो आपकी मशीन दूसरे से डीएचसीपी से आईएसपी ले लेगी और आप हो सकता है आपसे ना ले वो, और इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? तो सभी बच्चे अपने स्कोप को डीएक्टिवेट कर देंगे केवल एक बच्चे को छोड़ के। जब उसकी लैब हो जाए तो वो डीएक्टिवेट कर ले, बात अगला बच्चा एक्टिवेट कर ले। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप लैब कर सकते हो अगर दिक्कत आती है तो। ध्यान रहे, कल हम एक ऐसी लैब परफॉर्म करेंगे जिसमें डीएससीपी वाली लैब चाहिए ही चाहिए होगी, ठीक है। यानी कि जो अगली लैब आने वाली है, कल जो लैब आएगी वो डीएससीपी लैब पर डिपेंडेंट रहेगी। अभी आता हूँ 2 मिनट। तो ये लैब जरूरी है एक और लैब के लिए, इसलिए इसको जो है करके बस छोड़ के रखें ताकि ये लैब हमें कल यूज में आ जाए। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जितने भी टर्म्स हमने आज लिखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे। डीएससीपी, पोर्ट नंबर, डोरा प्रोसेस, स्कोप, सुपर स्कोप, लीज टाइम, रिजर्वेशन, सब कुछ। और ये एक कॉमन टॉपिक है जिसे एचआर भी आपसे पूछ लेगी। एचआर के हेलो हेलो ऑनलाइन है नहीं क्या इसमें भी? अटेंडेंस ले लेना आप सब, ठीक है। हेलो यस सर। सत्यनारायण, प्रेजेंट सर। अभिनव, यस सर।
मनीष सिंह रावत, आकाश कुमार, आकाश, अजय पाठक, पैरिस सिंह, यस सर। यूसुफ आलम, अनवरुल, उमंग मलिक, उमंग, हरीश, यस सर। राहुल यादव, यस सर। उर्मिला, यस सर। साजिब, हिमांशु, पूजा, ठीक। हाँ जी, अटेंडेंस होगी सबकी। सर मेरी उमंग आपकी नहीं हुई? सर मुझे लग रहा है नहीं हुई, मेरी साइड से आवाज नहीं गई, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सर को मैसेज कर दो प्राइवेटली कि सर मेरी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है सर। अगला हेडिंग नोट किया आपने? सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी देखता हूँ। हाँ जी, अब बताइए। सर विजिबल है। देखो, ज्वाइनिंग तो हमें आती है, डोमेन में कैसे ज्वाइन करते हैं, लेकिन हटाते कैसे हैं डोमेन से, ये हमें सीखना है। तो आप बता पाएंगे कि अगर डोमेन से हटाएंगे तो फिर हमारी मशीन किस चीज़ का पार्ट बन जाएगी फिर दोबारा से? डोमेन से पहले मशीन किसका पार्ट होती है? सर वर्क ग्रुप का। यानी कि एक मशीन को डोमेन से हटा के वापस हम उसे वर्क ग्रुप में ले जा रहे हैं, ये मतलब है। तो अभी क्या सिखाया आपको थोड़ी देर पहले कि मशीन को लोकल एडमिन से लॉगिन कैसे करेंगे। तो कौन सी मशीन की बात हम कर रहे हैं? विंडो 10 को ही तो ज्वाइन कराते हो। तो विंडो 10 मशीन पर आपको कैसे लॉगिन करना है, जो अभी सिखाया लोकल एडमिन से, और उसके बाद सिसडीएम पे चले जाना है। आइए जाते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही हमने विंडो 10 पे एडमिन से लॉगिन किया था। तो बहुत आसान है, सिसडीएम पे जाएंगे। और
नीचे किसका ऑप्शन आ रहा है? चेंज। तो आप देख रहे हैं कि ये मशीन ऑलरेडी किसका पार्ट है? डोमेन का। तो वर्क ग्रुप में लाने के लिए क्या करेंगे? वर्क ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? ध्यान रखना कैपिटल लेटर में लिखना है ये चीज आपको। वर्क ग्रुप आपको कौन से लेटर में लिखना है? कैपिटल। तो डोमेन से डिसजॉइन होके ये मशीन वर्क ग्रुप में जा रही है, तो वर्क ग्रुप लिख के क्या करेंगे आप? ओके। ओके। तो लॉगिन एज लोकल एडमिन जो अभी सिखाया आपको, और वर्क ग्रुप सेलेक्ट करके ओके कर दें। अब फिर से आपसे आईडी पासवर्ड मांग रही है, तो गैस करेंगे कौन सा आईडी पासवर्ड डालना है? बताओ। अभिनव का सर। एडमिन। भले ही ये काम अभिनव कर रहा है, लेकिन अभिनव के उससे कोई, अभिनव का ना डाल के, चूंकि आपका लोकल एडमिन है, तो लोकल एडमिन का पासवर्ड ही दोबारा डाल देना अब। तो कैसे सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले? याद आया? ./admin और पासवर्ड 123 फिर से यहाँ डाल दें और ओके कर दें। ठीक है, वेलकम आ गया, वर्क ग्रुप में आ गया, आप ओके कर देंगे। फिर से ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे एंड रीस्टार्ट नाउ। तो ना सिर्फ आपको डोमेन में ज्वाइनिंग आनी चाहिए, डोमेन से हटा के वर्क ग्रुप में कैसे लाते हैं वो भी आना चाहिए आपको। आप जब चाहें आप दोबारा फिर से डोमेन में ज्वाइन करा सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस यस सर। तो पहला काम आपको डीएससीपी की लैब करनी है, फिर उसको डीएससीपी को टेस्ट करना है, और टेस्टिंग में लैब में जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया है क्या गाइडलाइन है। अगर दिक्कत हो आपके डीएससीपी से कॉन्टैक्ट ना हो, उसके लिए तरीका मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद डोमेन में ज्वाइन जो मशीन है उसको डिसज्वाइन करके भी देखें, और अगर ज़रूरत पड़ी है बाद में तो दोबारा जो डोमेन में दोबारा फिर ज्वाइन करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, कर लेंगे। यस सर। ठीक है, और ये जो डीएससीपी वाली लैब है ना, इसको आपको बना के रखनी है कल तक, इसको हटाना नहीं है इस लैब को, ठीक है? क्योंकि कल ही हम इसको यूज़ करेंगे डीएससीपी को, ताकि हमें ये काम दोबारा बार बार ना करना पड़े। ठीक है, कर लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू सर। सर कुछ पूछना चाहता था सर। हाँ ठीक है, पूछूं सर आपसे? हाँ बताइए। सर जो आपने ये ./admin जो हमने बनाया और पासवर्ड बनाया, तो सर ये इसमें हमने तो पासवर्ड सब पहले से क्रिएट हो ऑटोमेटिकली परमानेंट फिक्स है, या इसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा? देखो हरीश, अगर आप चीज़ों को भूल जाते हैं ना, तो कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको वापस याद दिला सके, कोई तरीका नहीं है।
आप मुझे बताइए कि जब आप विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो यूजर का नाम क्या देते हैं आप? मुझे ये बता दीजिए बस। क्या बोला है हमने विंडो 10 में यूजर का नाम लेने के लिए जब आप इंस्टॉलेशन करते हो? आप तो 2 बार बैच कर चुके हो, आपको आपको तो ये कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। जो नए बच्चे अगर वो कन्फ्यूजन करें तो बात समझ में आती है। आप यूजर का नाम बताइए, क्या बोला है मैंने? आपको नहीं बता तो बाकी आपके साथी आपको बता देंगे कौन सा नाम है। पहले आप ट्राई कर लीजिए। ये मेरे लैब की एक हार्ड गाइडलाइन है, याद करो। मैं कहता हूँ कि मेरी लैब में इस नाम के अलावा कोई और आप नाम नहीं लेंगे। याद आया? कौन सा नाम होता है वो विंडो 10 में? एडमिन सर। अब समझ में आ गया कौन सा यूजर था ये? हम्म। जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो यूजर बनाया था। ये बताइए क्या पासवर्ड रखते हैं उसको? क्या पासवर्ड बता रखा है मैंने? 1 2 3 सर। आंसर मिल गया आपको? हम्म। तो ये यूजर तो हम बनाते ही नहीं है, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही बन जाता है भाई। ठीक है सर। और कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, थैंक यू सर। तो ध्यान रखिए, जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में सोचें, ग्रुप डिस्कशन करें, ठीक है? तभी चीज़ें याद रहती हैं, वरना ये छोटी छोटी चीज़ें स्किप होती रहेंगी स्टार्टिंग की, और आगे पता नहीं कितना लंबा रास्ता है अभी तो। फिर तो जो आज करा रहे हैं वो भी भूल जाओगे आप, कोई फायदा नहीं फिर, कितना भी पढ़ लो आप। इसीलिए कहता हूँ रिवीजन करिए, डे 1 से लेके डे 1 एवरीथिंग रिवाइज करिए, करंट को पकड़िए और पिछले को मत छोड़िए। वीकेंड इसीलिए आता है आपके लाइफ में, ताकि आप रिवाइज कर सकें पिछली चीज़ों को। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, जिनको लैब करनी है आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। Let's